लास्ट हमने यही क्वेश्चन किए थे मैंने, सिंपल जो फॉर्मूलाज होते हैं वो हमने सारे पढ़े थे। Yes, ma'am. अब Foundation of chemistry. या फाउंडेशन फंडामेंटल था, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, Yes, ma'am. फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर आप आईमेट का सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई थी, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, या फिर सब टॉपिक्स वहाँ पे मेंशन थे। एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक मास, कैलकुलेशंस थी, कुछ नंबर ऑफ मोल्स गिवन था, एवोगाड्रो नंबर गिवन था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सब टॉपिक्स के फॉर्म के अंदर गिवन थी। स्टोइकियोमेट्री वर्ड वहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने यूज़ नहीं किया था, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है स्टोइकियोमेट्री। इसका मतलब क्या है, स्टोइकियोमेट्री का क्या मतलब है? देखिए, स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है? Stoichiometry, ma'am. देखिए, आप अगर एमटीकैट की बात करें, यहाँ पे ई कैट की बात करें, तो हमारे पास जो बुक्स हैं सिंध पंजाब फेडरल वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे स्टोइकियोमेट्री वर्ड यूज़ किया जाता है। पुरानी बुक के अंदर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री भी लिखा हुआ था और स्टोइकियोमेट्री वो लोग अलग देते थे। खैर, स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? स्टोइकियो का वर्ड का मतलब क्या है? स्टोइकियो का मतलब है एलिमेंट, ठीक है, स्टोइकियो। मेट्री यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है वो कैलकुलेशन के लिए, मेजरमेंट के लिए। तो हमारे पास स्टोइकियोमेट्री जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आईमेट के लिए और एमटीकैट के लिए भी। स्टोइकियोमेट्री के अंदर आप बेसिकली, ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा स्टडी ऑफ, आप कह सकते हैं जब भी आप एलिमेंट्स की क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे होते हैं उसको स्टोइकियोमेट्री कहता है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है? Quantities. एग्जैक्टली, जब आप उसकी क्वांटिटी के बारे में, उसकी क्वांटिटी से डील कर रहे होते हैं कि ये एलिमेंट इतना है, ये कंपाउंड इतना है, अगर ये कंपाउंड इतना है तो इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो ये जो क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन है एलिमेंट की, कैलकुलेशंस और इवन स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, इससे आप स्टोइकियोमेट्री में डील करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि अगर 20 मोल्स एक हमारे पास रिएक्टेंट है तो बताइए प्रोडक्ट कितने मोल्स बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम अपने कैलकुलेशंस की मदद से, अगर मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट गिवन है, ये 20 मोल समझ लीजिए, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर H2O बना रहे हैं। मेरे पास 30 मोल ऑक्सीजन है और मैंने पूछा है कितने मोल H2O बनेगा। अब ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, बैलेंस्ड का मतलब समझते हैं? No, ma'am. बैलेंस्ड का मतलब ये होता है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर होंगे रिएक्टेंट साइड पे, उतने ही प्रोडक्ट साइड पे एटम्स होने चाहिए। कि मतलब मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2. यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2. तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1. तो इसका मतलब ये है ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले स्टोइकियोमेट्री के अंदर आपको इक्वेशन को बैलेंस करना लाजमी है। इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, तभी स्टोइकियोमेट्री के जो कैलकुलेशंस होंगे वो उस पर अप्लाई होंगे। ठीक है, तो अब ये बैलेंस करते कैसे हैं इसकी एक हम लोग एक अलग क्लास करेंगे, तो तब मैं आपको समझाऊंगी एक इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है।
अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिंपल तरीके में बैलेंस करूं तो यहाँ पे हमारे पास 2 लगा देते हैं और यहाँ पे 2 लगा देते हैं। अब मुझे बताइए ये बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, अब मैंने 2 लगा दिया, इसका मतलब अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। आप देख लें हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2 है, 2 इसको मल्टीप्लाई होगा दोनों ये, तो कितना हो जाएगा 2 2 ऑफ कितना आइटम है हाइड्रोजन का टोटल 4। यहाँ पर हाइड्रोजन का आइटम कितना है, 2 नहीं ये जो 2 है ना ये हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन का एटम यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। yes ma'am अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 हाइड्रोजन इससे ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास ये राइट होता है या फिर आप कह सकते हैं आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इस तरफ जो है कंपाउंड के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड आप कोई नंबर लगा सकते हैं और इसी तरीके से आप क्या करते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो स्टोइक्योमेट्री कैलकुलेशन करने से पहले आपको यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास जो भी इक्वेशन है वो क्या है, balanced वो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। yes ma'am अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो एक रिएक्शन है, जस्ट अ सेकेंड, अच्छा जो हमारे पास जो भी आपके पास रिएक्शन है वो कैसा होना चाहिए, वो इरिवर्सिबल होना चाहिए। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, non reverse हाँ तो देखिए हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर 2 तरीके का रिएक्शन होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में 2 तरीके के रिएक्शंस होते हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि वो रिएक्शन जहां पर जो रिएक्ट करते हैं, change in action it's called reaction नॉट चेंज इन एक्शन, किसी भी चीज़ किसी भी कंपाउंड एलिमेंट एटम के अंदर चेंज आना वो रिएक्शन कहलाता है। अब वो चेंज जो है, अब रिएक्शन भी 2 तरीके का, दिस इज़ लाइक वेरी बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। रिएक्शन हमारे पास 2 तरीके का हो सकता है, यानी कि जो चेंज आ रहा है वो 2 तरीके का हो सकता है। या तो वो चेंज सिर्फ बाहरी है, यानी कि ऐसा चेंज जो कि सिर्फ हमें नज़र आ रहा है, फिजिकल चेंज, ठीक है, यानी कि सिर्फ उसकी समझ लीजिए जो वाटर है, जो पानी है, उसे आप फ्रीज करते हैं तो वो आइस में तब्दील हो जाता है, लेकिन आइस क्या है, इवेंचुअली आइस भी तो पानी ही है, सिर्फ उसकी क्या है, उसकी फिजिकल स्टेट तब्दील हो गई। इसका मतलब क्या है कि ऐसा चेंज जहाँ पर जो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है एक कंपाउंड का, एक एलिमेंट का, वो सेम रहे लेकिन उसकी बाहरी शक्ल जो है, उसकी स्टेट तब्दील हो जाए, वो चेंज क्या कहलाता है, physical change फिजिकल चेंज, ठीक है। दूसरा चेंज हमारे पास जो होता है वो होता है केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन। तो फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या हो, स्टेट चेंज हो। यहाँ पे ये कौन सी स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, yes ma'am पानी को फ्रीज किया, आइस बन गई, आइस सॉलिड स्टेट है, yes ma'am तो ये फिजिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब हमारे पास एक एलिमेंट, एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल के एटॉमिक लेवल पर कोई चेंज आए, यानी कि उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन तब्दील हो, yes ma'am तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन गैस ली, मैंने ऑक्सीजन गैस ली, अब ये दोनों गैसेस थी, इन दोनों का रिएक्शन करवाया, मेरे पास पानी बना, पानी लिक्विड फॉर्म में बना। तो यहाँ पे स्टेट के साथ साथ हमारे पास एक पूरा कंपाउंड बन गया,
नई चीज़ बन गई, तो वो केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में आपके पास एक अलग ही एक नई चीज़ बन जाए जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही हो रिएक्टेंट में, तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है? chemical reaction. केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे पास दो टाइप्स होते हैं रिएक्शन के। अब रिएक्शन में हमारे पास जो भी समझ लेते हैं हम लोग ए और बी, यहाँ पे मैंने जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ली थी वहाँ पे कोई भी आप कंपाउंड ले लें ए और बी, इन दोनों में जब रिएक्शन हुआ तो इन्होंने एक नई जब चीज़ कोई बनती है ना तो वो केमिकल रिएक्शन होता है, तो सी बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो एरो होता है, जैसे आप मैथ्स के अंदर इज इक्वल टू साइन लगाते हैं ए इक्वल टू बी, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि ये बराबर बी के है, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब केमिस्ट्री के अंदर आप क्या करते हैं, आप एक एरो लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये भी जो ये एरो होता है ये भी इज इक्वल टू के ही जैसा होता है। इसके अंदर हमारे पास रिएक्शन के लिखने के 2-3 रूल्स होते हैं। जो भी हमारे पास ये जहाँ पर जितने एटम्स होंगे प्रोडक्ट साइड पे भी उतने ही एटम्स होंगे। पहली बात तो ये जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे चीज़ें होंगी वो क्या कहलाएंगी, वो रिएक्टेंट कहलाएंगी। और जो हमारे पास एग्जैक्टली तो राइट साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। जो नई चीज़ हमें मिलती है वो प्रोडक्ट होता है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स होंगे रिएक्टेंट साइड पे वो हमेशा इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन जहाँ पर समझ लीजिए मेरे पास ये ए के 20 एटम्स हैं, बी के 30 एटम्स हैं, यहाँ पे होने कितने चाहिए थे 50, लेकिन है कितने 40। अगर तो 50 है इसका मतलब क्या है, ये कैसी इक्वेशन होगी, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर 40 है, फॉर एग्जांपल 40 है, 60 है, 20 है, कुछ भी है, तो ये क्या होगी, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी। तो जब भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन लिखना हो, हमें स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है, तो वहाँ पे कौन सी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर हो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के। और इसको कैसे करेंगे, ये इसका पूरा तरीका होता है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। उस एक अलग से टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे आगे चल के कि आप किस तरीके से एक इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। दोबारा से टॉपिक पे वापस आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की। रिएक्शन समझ आ गया, रिएक्शन क्या होता है। Yes, ma'am. तो उसके बाद रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या होता है। देखिए हमारे पास रिएक्शन 2 तरीके का होता है। एक तो फिजिकल केमिकल हमने पढ़ा, लेकिन उसके अलावा एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे जो रिएक्टेंट है आपका वो प्रोडक्ट में तब्दील होता है, लेकिन दोबारा से जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से क्या होता है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होता चलता है। इसीलिए हम लोग दूसरा एरो जो लगाते हैं वो ऐसा सा लगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, रिवर्सिबल। जहाँ पे दोनों चीज़ें एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं वो होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ इसका मतलब ये कि भाई रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, उसने प्रोडक्ट बनाया, बस प्रोडक्ट बन गया, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर आप कैलकुलेशंस करते हैं वो कौन से रिएक्शन पे होंगी, लागू होंगी, वो एक तो बैलेंस्ड इक्वेशन पे और दूसरा कौन सा, इरिवर्सिबल रिएक्शन पे। इस पे वो एलिजिबल होंगी इक्वेशंस। उसके बाद तीसरी चीज़ आपने ये कंसिडर करनी है, ये देखें जब आप पेपर पेन के ऊपर केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जब आप लैब के अंदर, जब आप प्रैक्टिकली एक इंडस्ट्री के अंदर वही सेम रिएक्शन हो रहा होगा तो वो अलग होगा। कैसे, पेपर पेन के ऊपर जब आप कर रहे हैं कोई रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री को इस्तेमाल करके, इसके इतने मोल्स है, इसके इतने मोल्स है, इतने मोल्स बनेंगे,
तो वहाँ पर हम लोग किसी भी साइड रिएक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे होते, किसी भी एनर्जी लॉस को, किसी भी मैटर लॉस को, मास लॉस को कंसिडर नहीं कर रहे होते। हम ये मान के चल रहे होते हैं कि कोई भी साइड इक्वेशन, कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। लेकिन जब आप वही सेम रिएक्शन जब आप इंडस्ट्री में करेंगे तो आपके पास जो भी अमाउंट है प्रोडक्ट का वो कम बनेगा, थोड़ा सा कम बनेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत एनर्जी क्या होगी, लॉस हो जाएगी, कोई साइड रिएक्शन हो जाएगा, कोई साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रैक्टिकली एक चीज़ करना अलग होता है, थियोरेटिकल एक चीज़ करना अलग होता है। जो हम पेपर पेन के ऊपर ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर ली तो ये थियोरेटिकल कैलकुलेशन है। प्रैक्टिकल कैलकुलेशन जब आप खुद से अपने हाथों से करेंगे वो सेम ही चीज़, तो वो वहाँ पे जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कम मिलेगा थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे साइड रिएक्शंस भी तो हो रहे होंगे, कुछ अमाउंट जो है वो बीकर को लग जाएगा, ठीक है। जो आपने पानी, फॉर एग्जांपल आपने रिएक्टेंट लिया पानी, तो थोड़ा सा पानी बीकर में लग गया तो वहाँ पे क्वांटिटी कम हो गई। तो समझ रहे हैं, ये बात समझ आई? मैम लेकिन जो हमारे कॉलेज में लैब थी उसमें तो जितने भी केमिकल्स पड़े हुए थे वो सैचुरेटेड थे मेरे ख्याल से। सैचुरेटेड का मतलब कुछ और होता है, बहुत ही कुछ और होता है सैचुरेटेड का मतलब। तो मैम जो कहते हैं प्योर। ओके, पर यहाँ पे प्योर की मैंने बात नहीं की, ठीक है। प्योर इम्प्योर की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। मैंने ये कहा है आपसे, कैसे समझें इसको, सिंपल सी बात है। देखें, जब आप यहाँ पे एक हम लोग कोई रिएक्शन कर रहे हैं, थियोरेटिकली कोई जब रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, समझ लेते हैं मेरे पास 1 लीटर वाटर है और हमारे पास 30 ग्राम सॉल्ट है, NaCl। तो अब इन दोनों को जब हमने क्या किया, इन दोनों को जब हमने इन दोनों को जब हमने डिज़ोल्व किया तो मेरे पास यहाँ पर, समझ लेते हैं, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे मेरे पास 1.5 लीटर जो है वो यहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन बन गया पानी का, ठीक है। यहाँ पे चले हम लोग 1.5 ही ले लेते हैं वाटर को। अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ऐसे ही मुझे 1.5 अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने लिख दिया, और कोई भी रीज़न नहीं है। तो यहाँ पे 1.5 मेरे पास पानी था, उसमें 30 ग्राम मैंने सॉल्ट मिलाया, तो यहाँ पे 1.5 लीटर मेरे पास सोल्यूशन बन गया सॉल्टिश वाटर का। सही है, तो जस्ट एग्जांपल लिया, आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ले लें, कोई नंबर ले लें। अब मसला ये आया, जब मैंने यही सेम चीज़ मैंने अपने हाथों से करने की कोशिश की, यानी कि प्रैक्टिकली जब मैंने ये सेम चीज़ की, मैंने 1 लीटर पानी लिया। अब जिस वाटर बॉटल से, कंटेनर से मैंने अपने बीकर के अंदर, जिसके अंदर मैं ये डिज़ोल्व करने वाली हूँ सॉल्ट को, वो उसके अंदर पानी लिया, तो कुछ ना कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पे भी तो चले गए ना। यानी कि एक बॉटल से मैंने बीकर के अंदर पानी डाला तो कुछ पानी वहाँ पे रह गया। अब वो आपको नज़र नहीं आ रहा, ऑफ कोर्स वो पानी इतना होगा कि उससे आप, अच्छा ये इतना ज़्यादा नहीं है तो हम लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रेजिड्यू तो बचेगा ना, कुछ बीकर के वॉल पे लग जाएगा, कुछ कहीं ना कोई साइड रिएक्शन हो जाएगा, कोई ना कोई एनर्जी लॉस हो जाएगी प्रैक्टिकली जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप पेपर पेन के ऊपर वो चीज़ करेंगे तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा। तो वही बस सिंपल सी यही बात थी कि स्टोइकियोमेट्री करते वक्त हम लोग कोई भी साइड रिएक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे होते। आगे चलें। अभी तक हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है किसके, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास के, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर।
ये हमने दो चीज़ें अभी तक दो फार्मूलाज को डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ऑक्सीजन को ही एग्जांपल ले लेते हैं अपना O2 का। अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो भी गैसेस होती है ना, वो ज़्यादातर जो हमारे पास गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। डाई एटॉमिक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपको ऑक्सीजन गैस जो है वो O की फॉर्म में नहीं मिलती, ठीक है। O की फॉर्म में आपको कभी भी ऑक्सीजन गैस नहीं मिलती, उसने हमेशा O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करना होता है। इसी तरीके से आपको एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन नहीं मिलेगी ऐसे। ये मोनो एटॉमिक फॉर्म है। मोनो यानी कि एक एटम, डायटॉमिक यानी कि दो एटम। आपको जो नाइट्रोजन मिलेगी वो N2 ही मिलेगी, आपको क्लोरीन ऐसे नहीं मिलेगी, Cl2 मिलेगी, हाइड्रोजन ऐसे नहीं मिलेगी, H2 मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो बेचारे अपने साथ वाले एटम से मिलके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें भी तो स्टेबल होना है ज़िंदगी में। तो ये डाई एटॉमिक फॉर्म के अंदर आपको गैसेस मिलती हैं, ठीक है। क्योंकि गैसेस डाई एटॉमिक फॉर्म में क्यों मिलती हैं? क्योंकि ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल जब आपस में बॉन्ड करता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? डायटोमिक मेटालिक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो गैसेस हमारे पास कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं? डाई एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। तो मैंने यहाँ पे O2 लिख दिया। अब O2 का जो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास है, वो कितना है? O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32 ग्राम्स, 32 AMU, ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। अगर हम इसका मोलर मास लिखें तो ये 32 ग्राम्स हो जाएगा। तो जब भी हम किसी का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में लिखते हैं तो वो मोलर मास होता है, और वो कितने मोल्स के इक्वल होगा? 1 मोल के। और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 1 मोल में? या फिर इस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इसके 1 मोल में? देखिए 1 मोल में हमेशा 1 मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर ही होगा। एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होंगे, कोई डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मोल में हमेशा एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होंगे। तो ये हमने वहाँ पे, आप डिवाइड क्यों करते हैं क्वेश्चंस जब आप कर रहे होते हैं? क्योंकि वहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स अलग दिए हुए होता है ना। वहाँ पे आपको 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल ये दिया हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे 1 मोल की जब भी बात होगी तो वहाँ पे उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही होंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये बात तो हमें समझ आ गई, ठीक है। ये हमने अभी तक पढ़ा ही केमिस्ट्री के अंदर यही है, ये पूरा चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आज की क्लास में मुझे आपको समझाना था कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं हम लोग कि व्हाट इज वॉल्यूम? डेंसिटी। डेंसिटी बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो डेंसिटी होती है। एक मतलब पर वॉल्यूम, पर लीटर कितना मास होगा, वो डेंसिटी होती है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। वॉल्यूम खुद क्या है? वॉल्यूम हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ने जितनी भी स्पेस घेरी हुई होगी उसको हम वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है।
The space which is occupied by matter is called as volume. अब अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए बताइए एक मोल में वॉल्यूम कितना होगा, तो जैसे मैंने बताया था कि एक मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो उसी तरीके से हमारे पास इसकी पूरी कैलकुलेशन है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। इस तरीके से आपने याद भी करना है, ये वैल्यू भी आपने याद करनी है कि एक मोल के अंदर जो वॉल्यूम होता है 1 मोल का, हमेशा जैसे 1 मोल में हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उसी तरीके से हमेशा एक मोल के अंदर जो वॉल्यूम होता है हमारे पास वो कितना होगा, वो 22.4 होगा। ठीक है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या है केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं, डेसीमीटर क्यूब, बराबर है 1 लीटर के। 1 लीटर बोलें 1 डेसीमीटर क्यूब बोलें एक ही बात है। तो एक मोल में 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। One mole is equal to Avogadro's number and volume is equal to 22.4 decimeter cube. हाँ, तो अब यहाँ पे इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे मैं 22.4 भी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम एक हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट है वो लीटर है, इसका यूनिट डेसीमीटर क्यूब भी है, इसका यूनिट मीटर क्यूब भी है, ये सारे इसके यूनिट्स हैं। हम जो यूनिट यूज़ करेंगे स्टोइकियोमेट्री में वो कौन सा है, वो डेसीमीटर क्यूब है। आप लीटर भी यूज़ कर सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो बराबर है 1 लीटर के। आप ये भी कह सकते हैं कि 1 लीटर बराबर है 1 डेसीमीटर क्यूब के। अच्छा, अगर हमें पता है कि मीटर मिलीलीटर आपने सुना होगा, ये भी वॉल्यूम का ही यूनिट है। Yes, ma'am. ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 1 kg के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं, Yes, ma'am. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 gram. 1000 ग्राम्स। उसी तरीके से 1 लीटर के अंदर कितने मिलीलीटर्स होते हैं, 1000 liter. ठीक है, 1000 मिलीलीटर। जहाँ पे भी वर्ड मिली आ जाए, मिली का मतलब ही 10⁻³ होता है, यानी कि 1000। तो यहाँ पे 1 लीटर बराबर होता है कितने मिलीलीटर के, 1000। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ये समझ आ गया वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। Yes, ma'am. सही है, तो अब हम यहाँ पे हमारे पास स्टोइकियोमेट्री पे दोबारा से आते हैं वापस, लेकिन उससे पहले वी आर गोइंग टू डू फ्यू क्वेश्चंस। आपके पास सवाल, हमारे पास जो पहला सवाल है वो है, बताइए हाउ मेनी नंबर ऑफ moles are there in let's do 11.2 decimeter cube of oxygen। वो कह रहा है कि बताइए कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हमारे पास 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन में।
कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को? नंबर ऑफ मोल्स मोल्स फाइंड करने में हमें फाइंड क्या करना है, हमें मोल्स फाइंड करना है, और हमें उसने कुछ भी नहीं दिया, हमें ना तो गिवन मास दिया है, कुछ भी नहीं दिया, हमें जस्ट उसने क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम उसने हमें दिया है। तो गिवन वॉल्यूम कितना है, 11.2 डेसीमीटर क्यूब, यही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखवा रही हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करवाना 22.4 से, ये हमारे पास होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आपके पास मोल्स हमें फाइंड करने हैं, वॉल्यूम गिवन है, तो अब क्या करेंगे, 22 से डिवाइड कर देंगे। एग्जैक्टली तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 ऐसे ही होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 0.5 हो जाएंगे। यस मैम। इसमें आपको कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये 11.2 था, ये 22.4 है, यानी कि 22.4 का हाफ ही 11.2 होता है। इसका मतलब ये 1 ये 2 1/2 हो गया, यानी कि हाफ ये बराबर होता है 0.5 के, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं थी वैसे। चले एक और सवाल यहाँ पे कर लेते हैं हम। चलें, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यस मैम। 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 22.4 से। ये फार्मूला यानी कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 22.4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे नंबर ऑफ मोल्स से। क्या ये नंबर ऑफ मोल्स है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स 20 ग्राम है। 20 ग्राम का मतलब क्या है कि मेरे पास गिवन मास है। अब यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, फार्मूला तो ये है, लेकिन इस फार्मूले के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स भी तो चाहिए। वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड वॉल्यूम करना है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स मुझे गिवन नहीं है। तो पहले मैं क्या करूँगी, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करूँगी। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे गिवन मास कितना है, 20। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वाटर का, 18, ठीक है। अब इसको डिवाइड करवाएं, 20 को 18 से डिवाइड करवाएं। कितना है, 1.1 आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आप क्या करेंगे, 22.4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.1 से। 22.4 ही होगा। तकरीबन 22.4 ही होगा आपके पास आंसर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था, सही है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये गिवन मास गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, तो आप पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक ही क्वेश्चन किया था, वहाँ पे भी यही मिस्टेक हुई थी, ऐसा ही हुआ था। तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपने देखना है पहले तो कि क्या चीज़ फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें क्या क्या ज़रूरत है, हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, फाइंड करना क्या है। तो अब ये तो हो गई हमारे पास बेसिक कैलकुलेशंस।
ठीक है, आपके पास IMET के अंदर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और आगे हमारे पास जो टॉपिक है स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन के बारे में। देखिए हमारे पास क्या होता है कि कभी कभी आपको, अब क्वेश्चन आपको 3 तरीके का आएगा। या तो वो आपको मास देगा और आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछे, वो आपको मास देगा किसी भी चीज़ का, रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट का मास, कुछ भी देगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए मास क्या है। अगर मेरे पास समझ लीजिए ऑक्सीजन का मास इतना है, H2O का मास मुझे फाइंड करना है, तो अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। इस तरीके का जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं, मास मास रिलेशन, जहाँ पे एक चीज़ का मास गिवन है, आपको दूसरी चीज़ का मास उससे पूछा है, तो ये क्या रिलेशनशिप है, मास मास रिलेशनशिप। दूसरा क्या होता है कि आपको मास देगा और आपको फाइंड करना होगा वॉल्यूम, तो इसको हम कहते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तीसरा हमारे पास होता है आपको वॉल्यूम देगा, पूछेगा इस दूसरे का मास वॉल्यूम कितना है, तो ये है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मोल ही देगा मैम। मोल भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मास है तो आपको ज़रूरी नहीं वो आपको डायरेक्टली मास ही दे क्वेश्चन में, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स दे सकता है, आपको मास फाइंड करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आपको अभी नहीं समझ आएगा, इसके जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो बेहतर समझ आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ लीजिए उसने आपको गिवन मास दिया एक का, आपको दूसरे का गिवन मास, उसने आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए और दूसरे के मास आपको फाइंड करने को कहा। तो पहले हमें क्या करना है, हमें मास मास रिलेशनशिप, आपको मास फाइंड करना है पहले का, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल से पहले फाइंड करेंगे गिवन मास। अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। मेरी बात समझ लीजिए, अमोनिया फॉर्म करने के लिए नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत है। अमोनिया बनाने के लिए अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिया जिसको यूज़ करता है, एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है अमोनिया, NH3। सही है, तो अब यहाँ पे ये पहले तो मुझे बताएं ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर नहीं। बैलेंस है या फिर नहीं, नो मैम। एग्जैक्टली तो ये इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, तो कैसे करेंगे, व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं अभी। कहीं पे यहाँ पे नंबर वगैरह लगा के देखें कहीं से, अगर बैलेंस हो रहा है तो ये अब देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन के एटम कितने, 2, यहाँ पर 1 एटम है, तो ये तो अनबैलेंस्ड है, हाइड्रोजन भी अनबैलेंस्ड है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 3 लगा दें, अब आप देखेंगे बैलेंस्ड है, यस मैम। तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो कुछ भी लगा दे। हाँ, आपको बैलेंस करना है, ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी नंबर्स का यूज़ कर सकता है और आपको बैलेंस करना है, ठीक है।
आपको जस्ट रिएक्टेंट की साइड इक्वल करनी है प्रोडक्ट की साइड से। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, ये हमारे पास कोई भी नंबर जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे होता है रिएक्टेंट के, इसको हम कहते हैं, क्या इसका नाम होता है, इसको कहते हैं मोलर कोफिशिएंट। क्या कहते हैं? मैम इसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब कोई रीजन नहीं है ये। हाँ, आप कोई भी नंबर लगा सकते हैं, लेकिन आपको जस्ट ये होना चाहिए कि वो इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि बहुत कोई बड़ा नंबर लगा देना है, सबसे छोटे से छोटा जो नंबर हो सकता है पॉसिबल जिससे वो बैलेंस हो जाए उसको ही आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर लगता है उसको हम कहते हैं मोलर कोफिशिएंट। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आप कभी भी ये वाला नंबर नहीं चेंज कर सकते, हाँ, लेकिन आप ये वाला नंबर चेंज कर सकते हैं। मोलर कोफिशिएंट को आप बदल सकते हैं, मोलर कोफिशिएंट को आप बदल सकते हैं, आप ये वाला नंबर नहीं बदल सकते। अच्छा, जो मोलर कोफिशिएंट होता है वो बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ मोल के। वो हमें बताता है कितना मोल इस्तेमाल हो रहा है उस कंपाउंड का। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात समझ आ गई कि मोलर कोफिशिएंट बराबर है किसके? नंबर ऑफ मोल के। किस तरह मैम? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, मैं आपसे पूछूं इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देख के आप मुझे बताएं कि इस हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो मैंने ना आपको, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। लेकिन मैंने आपको गिवन मास नहीं दिया, मैंने आपको मास ही नहीं दिया, और अब भी मैंने पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो आप कैसे फाइंड करेंगे आप? लेकिन मैंने आपको रिएक्शन दे दिया, आपको इक्वेशन दे दी। तो इस केस में आप क्या करेंगे? आप मोलर कोफिशिएंट को देखें। मोलर कोफिशिएंट ही हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल होता है। यहाँ पे मोलर कोफिशिएंट कितना है? तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन के 3। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? कितने? 2 नहीं होंगे, वो इसका फिर क्या होगा? एटम होगा। यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 1 है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 1 होंगे। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितना है? ठीक है जी, क्या क्वेश्चन था आपका? सॉरी, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। समझ आ गया ये चीज़? आपने कहा हाँ, कि मोलर कोफिशिएंट जो होता है इज इक्वल टू मोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोल है हाइड्रोजन का वो 3 है, ठीक है, और नाइट्रोजन का 1 है। लेकिन प्रोडक्ट में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का 2 ही है। ऐसे नहीं होता। ये जो चीज़ है ये मोलर कोफिशिएंट है, यानी कि मोल की बात हो रही है, सही है। आप जो काउंट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, ऐसा ही है? ऐसा है। हाइड्रोजन 2 कैसे है? मतलब आप ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 है तो ये हाइड्रोजन 2 है, ये नाइट्रोजन 2 है, और क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होना चाहिए। और हाइड्रोजन तो 3 ही है। देखिए ये नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे जो एलिमेंट के इस तरफ होगा वो नंबर ऑफ एटम होगा। ये जो है ये मोलर कोफिशिएंट है, और ऐसा नहीं है कि ये जो 2 है ये नाइट्रोजन का है, ये हाइड्रोजन, ऐसा नहीं है। ये जो 2 है ये बता रहा है कि भाई अमोनिया के कितने मोल्स हैं, ये नहीं बता रहा कि नाइट्रोजन का कितना मोल है, हाइड्रोजन नो। ये पूरा जो कंपाउंड बना है उसका हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 2 जो मोल्स हैं वो पूरे अमोनिया के कितने हैं। तो अमोनिया के 2 मोल्स हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जितने मोल्स यहाँ पे हों उतने मोल्स ही वहाँ पे हों। नंबर ऑफ़ एटम्स सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ़ मोल्स से फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ़ एटम्स तो सेम ही आपने मुझे खुद बताया, यहाँ पे 2 एटम है नाइट्रोजन के, यहाँ पे भी 2 एटम है, चलो ये बैलेंस हो गया।
हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 एटम है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 6 एटम है, तो ये एटम पे हम लोग बैलेंसिंग करता है। ये हमारे पास मोल्स है, मोल्स इक्वल हो ना हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गई बात। यस मैम। अब अगर यहाँ पे चलो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, अब मुझे बताएं कि यहाँ पे हमारे पास जो नाइट्रोजन है उसका मास कितना है। 2 है मैम। मास कितना है, मास 2 कैसे हुआ? एटॉमिक मास क्या होता है नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का होता है 14। 14। तो यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2, तो 14 इंटू 2 है 28। यस सर। तो यहाँ पे हमारे पास मास, मोलर मास, ये मोलर मास की बात हो रही है तो मैंने ग्राम में लिखा है, तो 28 ग्राम्स हो गया। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है यहाँ पे? ये H2 है, H2 का मोलर मास कितना होगा? 2 ग्राम्स हो गया। अमोनिया का मोलर मास कितना है? अमोनिया का टॉपिक का ऐसे कितना है उसका? मैम नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक नंबर 7 है। मैम नहीं सॉरी, अमोनिया का। अमोनिया का आप निकालें। अच्छा यहाँ पे ये ग्राम मैं पहले AMU में लिख रही हूँ, ठीक है, ये मैं पहले मोलर मास लिख रही हूँ AMU। कितना होगा ये हो गया 14। हाइड्रोजन कितना है, 3, 17 ग्राम, 17 AMU हो गया इसका अमोनिया का। यस। अब अगर मैं यहाँ पे मोलर मास की बात करूँ, यानी कि मेरे पास मुझे निकालना है मास कि यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर कितना मास होगा नाइट्रोजन का, तो वो नाइट्रोजन का कितना है। अब यहाँ पे आप मोल को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे अब फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, कैसे? नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास जो मुझे फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितना है नाइट्रोजन का, 1, गिवन मास मुझे फाइंड करना है, एटॉमिक मास क्या होता है नाइट्रोजन का? 14। अच्छा आप यहाँ पे 14 नहीं रखेंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो गैसेस होती हैं वो डायटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो अब वहाँ पे 14 नहीं आएगा, 28 आएगा। आपको नाइट्रोजन ऐसे कभी मिलेगी ही नहीं, वो आपको नाइट्रोजन हमेशा N2 की फॉर्म में ही मिलेगी, तो 14 इंटू 2 28। तो ये कितना हो जाएगा, 28 ग्राम्स हो जाएगा गिवन मास। यस मैम। अब ऐसे ही आप मुझे हाइड्रोजन का बताएं, हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 कैसे होगा? जैसे मैंने अभी किया है फॉर्मूला यूज़ करके वैसे ही बताएं। मैम हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास। भाई फॉर्मूला यूज़ करना है ना हमें, तो मुझे मास फाइंड करना है। मोल कितने हैं नाइट्रोजन के? 3। मास मुझे फाइंड करना है, एटॉमिक मास क्या होता है हाइड्रोजन का? 0.1 होता है। 1 होता है। किसी का भी एटॉमिक मास डेसिमल में नहीं होगा। यस। और दूसरी बात ये कि 1, अब वही सेम मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, दोबारा से वही सेम मिस्टेक मत करें। हाइड्रोजन का 14 मैंने मना किया था लेने से, क्योंकि नाइट्रोजन का 14 नहीं लेंगे क्योंकि N2 की फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करता है, तो आप 28 लेंगे हमेशा इसका मास। उसी तरीके से हाइड्रोजन कभी भी आपको H की फॉर्म में नहीं मिलता है, H2 मिलता है, तो इसका 2 लेंगे आप मास। तो ये 2 आ गया,
मास फाइंड करना है, यहाँ पे डिवाइड करें, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, कितना मास आएगा? 0 2 इंटू 3 इज 6 6 ग्राम्स इसका मास होगा। अब मुझे अमोनिया का बताएं। सेम वही सेम तरीका कैसे होगा? फॉर्मूला ये है आपके पास, अमोनिया के मोल्स कितने हैं? 2। 2 मैम। बताएं क्या होगा, इसका मास क्या होगा? 17 मल्टीप्लाई बाय 2 एग्जैक्टली तो 17 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 से। 34 गुड, तो 34 ग्राम्स इसका मास होगा। तो जो मास होता है, जो मास ने पार्टिसिपेट किया इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर, वो मुख्तलिफ हो सकता है। और जो मास आप लेंगे जो AMU के अंदर, जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको क्या कह रही हूँ, अब मैं आपको वॉल्यूम का बता रही हूँ। अब आपने मुझे वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, ये आपको खुद सोचना है। एंड नाउ टेल मी के अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है? तो मैम नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मास को मल्टीप्लाई करेंगे मैम। वॉल्यूम का फार्मूला हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या था? मास तो कहीं नहीं है यहाँ पे। एंड मल्टीप्लाई बाय 22.0 तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से। नाइट्रोजन का वॉल्यूम मुझे बताइए कितना होगा? नाइट्रोजन का वॉल्यूम इस इक्वेशन में मैम 17 मल्टीप्लाई बाय 22.4 नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करवाना है 22.4 से। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना है नाइट्रोजन का? और सॉरी मैं अमोनिया कर रहा था। तो 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 22.4 को, कितना आएगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम। यस मैम। हाइड्रोजन का बताएं वॉल्यूम कितना होगा? हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 2 तो इसका AMU मास है, फॉर्मूले में मोल्स है, मोल्स को मल्टीप्लाई करवाए ना। तो मोल्स कितने हाइड्रोजन के? 3। गॉट इट मैम। ठीक है, अब मोल्स को मल्टीप्लाई करवाएं, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 22.4 से। जो आंसर आएगा वो आपने मुझे यहाँ पे लिख के बताना है। अमोनिया का मोल्स वॉल्यूम बताएं। 2 मल्टीप्लाई बाय क्या बताना है? हाँ जी, 2 है बिल्कुल मैम। बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं अमोनिया के? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 22.4 से 4 को, तो क्या हो जाएगा ये? वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 44.8 डेसीमीटर क्यूब, यही होगा।